दोस्तों, वेलकम इन माय विजन क्लासेस। आज हम पढ़ने जाएंगे एनटीपीसी फिफ्थ सेट के क्वेश्चन विद एनालाइज बेस्ट एक्सप्लेनेशन और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो पेपर में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह की बातें आती है पेपर में, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, कितना क्या चीज़ें आपको देखना और किस तरह से पेपर में क्वेश्चन को क्लिक करना, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। किस तरह की आपको स्ट्रेटजी बनानी है, क्या पढ़ना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और याद रखिए कि इस तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दुनिया के अरबपतियों की फोर्ब्स की रैंकिंग में निम्न में फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो बिल गेट्स। तो ये उस समय का क्वेश्चन था। ठीक है, आपको ये देखना कि उस समय किस तरह के क्वेश्चन बना करते। तो प्रेजेंट पे जो करंट चल रहा है ना, उस पर अपडेट रहना। जब पेपर आता है उसके एक साल के पहले तक के आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से रिमेंबर रखने हैं। ठीक है, और ये कब बनेगा? जब आप रेगुलरिटी में रहेंगे, सारी चीज़ें आपसे निश्चित बनेंगी। ठीक है, तो अभी इसका जो फर्स्ट रैंक पर कौन रहा? बिल गेट्स रहे उस टाइम। अभी कौन है? तो अभी याद रखिएगा कि वर्तमान में कौन है? अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस हैं। दोनों ही अच्छी तरह से याद रखना है कि अभी जो बिल गेट्स है ना, वो सेकंड नंबर पे आ गए हैं। अभी हेड कौन हो गया, मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन आ गए हैं? अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस सबसे रईस आदमी है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका विचार किसने दिया था? तो क्लारा जेटकिन ने इसका विचार दिया था। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाएगा? 13 फरवरी को मनाया जाएगा, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, ये बात आप एक्स्ट्रा में याद रखें कि अगर, क्योंकि उसने तो अंतर्राष्ट्रीय पूछा था, कल को राष्ट्रीय भी आपसे पूछा जा सकता है। वो 13 फरवरी को मनाएगा, सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। तो ऊष्मा ट्रांसफर का क्या प्रकार नहीं है? तो याद रखिए, जो ऊष्मा है ना, वो 3 वे से जाती है। ऊष्मा जो है, ऊष्मा का ट्रांसफर, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान, ऊष्मा का अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्मा का फर्स्ट लॉ क्या है, तो ऊष्मा का फर्स्ट लॉ क्या है कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। याद रखेंगे आप सभी को। चलिए फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्या पॉइंट आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि ऊष्मा का मात्रक क्या है, या ऊष्मा का ऐसा यूनिट क्या है? तो ऊष्मा की ऐसा यूनिट क्या है? जूल। आप अच्छी तरह से याद रखना कि ऊष्मा की ऐसा यूनिट जूल होगी। ठीक है, जूल होगी ऊष्मा की ऐसा यूनिट। ओके, और फिर नेक्स्ट क्या रहेगा? अब देख लेते हैं कि ये संवहन क्या है, रेडिएशन क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए ये देखें, यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं कि कैसी क्या चीज़ें होंगी। संवहन किसको कहते हैं, रेडिएशन किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें। आपको क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली आएगा कि सूरज की किरणें हम तक आती है किस माध्यम से? ये भी तो एक प्रकार की हीट ट्रांसफर हो रहा है ना। तो जो सूरज की किरणें वो आप तक आ रही किस माध्यम से? बच्चे याद रखते हैं, विकिरणन के माध्यम से। अगर नहीं याद है तो आप याद रखिए, जो रेडिएशन है ना, पहले इसको देख लेते हैं। कंडक्शन, इसका मतलब हो जाएगा संवहन। कन्वेक्शन, कंडक्शन का मतलब होगा चालन। ठीक है, इसका मतलब होगा क्या? चालन, चालन। फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संवहन, संवहन। और ये क्या हो जाएगा? विकिरण, 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 विकिरण। ठीक है, चलिए तो आप याद रखेंगे कि जो फर्स्ट वाला है वो क्या हो जाएगा? चालन हो जाएगा। और ये आपका चालन, आपसे बोला जाएगा कि आगे के पास एक रॉड रखी हुई है, इसका एक सिरा से दूसरा सिरा गर्म हो रहा है, मतलब धीरे 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 गर्म तो जाएगा ना, यहाँ से धीरे 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 ऐसे करते गर्म होता जाएगा। तो ये जो मेथड है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे चालन कहेंगे। क्या कहेंगे? चालन। समझ रहे हैं? ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे आप इसे? कंडक्शन कहेंगे। फिर नेक्स्ट पर आते हैं कि अब पानी गर्म हो रहा है। यहाँ पर तो ये हैंड रखा हुआ है कि हैंड आगे के जस्ट ऊपर रखा है, लेकिन आपके जो एग्जाम्पल पे पेपर में आ सकता है वो ये आ सकता है कि पानी गर्म हो रहा है, वो किस माध्यम से हो रहा है? तो वो होता है कन्वेक्शन के माध्यम से। ठीक है, वो किसके माध्यम से होता है? कन्वेक्शन के माध्यम से, जिसको आप बोल सकते हैं संवहन के माध्यम से। एक अणु गर्म होता है, ऊपर वाले अणु को दूसरे अणु को गर्म करेगा, तीसरे अणु को गर्म करेगा, इस तरह से हीट ट्रांसफर करता। मतलब जो अणु गर्म हो रहा है ना, वो अणु ऊपर चला जाएगा, ठंडा अणु नीचे जाएगा। फिर तीसरा अणु ऊपर चला जाएगा, चौथा अणु नीचे, मतलब जितने भी ठंडे अणु हैं वो नीचे आते जाएंगे, जो भी ठंडे मॉलिक्यूल है वो नीचे आएंगे, और जो गर्म हो चुके हैं, जिनमें हीट आ गई, जिसमें ऊर्जा आ गई, वो ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, तो वो मेथड क्या कहलाता है? वो संवहन कहलाएगा। चालन क्या कहलाएगा? चालन, एक अणु गर्म होगा, फिर धीरे 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 जस्ट वो अपने बाजू वाले को एनर्जी देगा, वो अपने बाजू वाले को देगा, वो अपने बाजू वाले को देगा, तो वो चालन कहलाएगा। क्लिक हुआ? संवहन क्या है?
अणु गर्म होता है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, ठंडी प्लेस पर जो ठंडे अणु है वो नीचे की ओर आएंगे, वो संवहन कहलाएगा। चालन क्या कहलाएगा, बाजू बाजू वाले को दे देकर वो हीट करेंगे, वो चालन कहलाएगा। और फिर आता है विकिरण। विकिरण क्या आता है, इसके बीच कोई माध्यम ना हो, वो डायरेक्टली अगर आ जाएगा, मतलब जो मॉलिक्यूल रहते हैं उसके थ्रू आता है, तो कोई माध्यम हो के थ्रू वो डायरेक्टली किरणें आती हैं, उसको कहेंगे आप विकिरण या फिर रेडिएशन। या आई होप कि आपको अच्छी तरह से याद होगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, सूरज की किरणें हम तक आती किस माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। रॉड एक सिरे से दूसरे सिरे गर्म होती किस माध्यम से, चालन के माध्यम से। पानी गर्म होता है किस माध्यम से, संवहन के माध्यम से। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे कौन थे, तो भारत के मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे। इसके लिए आप एक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा कि मुगल वंश के लिए जो ट्रिक रहेगी कि कौन कौन आया, तो इसके लिए रहेगी कोडिंग क्या, बहे आज साज। वैसे हर कोई अलग अलग याद रखता है, उससे आपको कुछ नहीं, आपको बस क्लियर होना चाहिए, आपको जो याद हो, कहीं डायरेक्ट नाम ही याद कर ले, तो जो आपको अच्छा लगे वो। बहे आज साज, बहे आज साज से क्या मतलब होगा, बा से होगा बाबर, ठीक है, बा से क्या होगा बाबर, हा से होगा हिमायूं, और आ से अकबर, जा से जहांगीर, और सा से शाहजहां, जा से जिंदा पीर। जिंदा पीर का मतलब औरंगजेब, ठीक है, जिंदा पीर का मतलब औरंगजेब, ठीक है, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, जिंदा पीर, ठीक है। तो याद रहेगा बहे आज साज, ठीक है, समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि इसकी कोडिंग क्या रहेगी, बहे आज साज, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखना कि बहे आज साज का मतलब बा से क्या रहा बाबर, और फिर पूरा सीक्वेंस आपने देख लिया ना, वीडियो पे दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लोवियन एम्फीथिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियस में स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि एक प्रकार का ना उस समय, मतलब आप बोल सकते हैं कि पहले के टाइम में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कह सकते हैं आप इसे, जहाँ पर लोग आते थे। यहाँ पर ना बहुत सारे कहा जाता है, माना जाता है यहाँ पर कि कम से कम 10,000 ना 1,00,000 के भी ऊपर, शायद 1,00,000 के ऊपर भी यहाँ पर लोगों की हत्या हो चुकी है, जानवरों की हत्या हो चुकी है। केवल ये एंटरटेनमेंट के लिए ना पहले जो लोग रहते थे वो जानवरों से लड़ा करते थे, बाघ से लड़ा करते थे, तो वहाँ का ये सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जाता था। बस वही पूछ रहा है कि फ्लोनियम एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियस कहाँ पर स्थित है, तो रोम में स्थित है, ठीक है। वो उसकी देख लीजिए वो किस तरह का दिखता है, आपका इस तरह का दिखेगा आपको। और इसका जो ये जो खंडहर हो गया ना, अब पहले बहुत अच्छा था, अब ये खंडहर हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पत्थर चोरी हो गए, फिर पत्थर चोरी हो गए, समय के साथ आंधी तूफान और ये सारी चीज़ों के चक्कर में ये जर्जर सा हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी यहाँ पर ये दर्शक जाते हैं, विश्व धरोहर में ये शामिल है, ठीक है, यूनेस्को के। तो अच्छी तरह से याद रखें कहाँ पर ये, रोम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है, तो इसे बजट कहा जाता है, ठीक है। आपको सभी को मालूम होगा कि बजट, तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल इतना बस इसमें याद रखना था कि बजट कौन से अनुच्छेद में पास होता है, या बजट पास करने का किस आर्टिकल में विवरण है, तो किस में है, आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112। अब इसे बजट के बारे में कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल 112 है ना, तो देखिए एक बजट पेश होता है, और कब एक बार बजट पेश होता है, और कब कितने महीनों का, एक साथ 12 महीनों का। तो एक बार बजट पेश होता है टोटल 12 महीनों का, तो एक बार बजट पेश हुआ टोटल 12 महीनों का, तो 112 अनुच्छेद में बजट का विवरण है, ठीक है। एक बार बजट पेश होता है 12 महीनों का, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा कि 112 में बजट का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बाढ़ के मैदान के साथ छेड़छाड़ करने के लिए खालिस्तान पर 5 करोड़ रुपए का आरंभिक मुआवजा लगाया है। तो कहाँ पर, किसके ऊपर लगाया गया था, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ऊपर। तो ये उस तरह का क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन वो है जो करंट से रिलेटेड कोई बड़ी घटना होगी तो वो रहेगा। जब आपका पेपर आएगा तो उसके पहले 1 साल और रिसेंटली के टाइम जो भी घटनाएं होंगी जो आपको लग रहा है कि हाँ पेपर में आ सकती है, हालांकि हम सारी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, आपको बताएंगे क्या चीज़ें, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको याद रखना है। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है, ठीक है। तो ये रेटिनॉल क्या है भाई, बीमारी है कि विटामिन का नाम है, तो आप याद रखें कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, ठीक है। रटा था एक ट्रॉफी, सभी को याद होगा, जैसे भी आपको याद रखना, सारी चीज़ें याद रखना कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल रहेगा, विटामिन बी का नाम, विटामिन सी का नाम, विटामिन डी का नाम, इससे होने वाले रोग याद रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन ए से होने वाला रोग कौन सा रहेगा, विटामिन ए से होने वाला रोग होगा रतौंधी। कौन सा रोग होगा,
रतौंधी रोग होगा, ठीक है, याद रखना कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होगा, विटामिन बी की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से आप याद रखेंगे। चार्ल्स विलिकन्स का भागवत गीता, यहाँ पे भगवत गीता लिखा, कोई बात नहीं, मिस प्रिंट हो गया। भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किसने पहले कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो याद रखें कि क्वेश्चन ये भी आता, अभी तो क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अंग्रेजी संस्करण कौन से वर्ष हुआ था, तो 1785 में इसका अंग्रेजी संस्करण हुआ था। क्वेश्चन ये आ सकता है कि भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किसने किया, तो भी आप याद रखें कि भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण किसने किया, चार्ल्स विलिकन्स ने किया है। कब किया है, तो 1785 में किया है। चलिए, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2015 के लिए 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए बॉलीवुड अभिनेता को चुना गया, तो उस समय किसको चुना गया था, मनोज कुमार को चुना गया था। लेकिन अभी रिसेंटली का आप याद रखें कि रिसेंटली में किसे चुना गया, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए रिसेंटली में किसको चुना गया है, तो रिसेंटली में किसको चुना गया है, ऋतिक रोशन को, मतलब माना जा रहा है कि इन्हीं का, ठीक है। तो दादा साहब 2020 का ऋतिक रोशन की बात चल रही है, लेकिन दादा साहब जो 19 का मिला है वो किसे मिला है, अमिताभ बच्चन। तो आपको 19 का याद रखना है मेनली कि 19 का मिला है किसको, अमिताभ बच्चन को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो याद रखेंगे 2020 का किसको मिल रहा है, ऋतिक रोशन को क्यों मिला है, सुपर 30 के लिए, और अमिताभ बच्चन मतलब मेनली सुपर 30 के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 का अमिताभ बच्चन। तो दोनों ही आपको याद रखना है, 20 का अगर पूछे तो ऋतिक रोशन को और 19 का पूछे तो अमिताभ बच्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो म्यांमार के साथ कौन सा सीमा साझा करता है वो आपको याद रखना, वो खुद ही बन जाएगा कि नहीं करने वाला। तो नहीं करने वाला कौन था, ऑप्शन में असम था। कौन कौन करता है तो वो देख लीजिए, उसके लिए आपको ट्रिक याद रखना हो तो याद रख सकते हैं, वरना ऐसे ही आप याद रख लें, ठीक है। अरुणा मामी, ठीक है, क्या रहेगा म्यांमार में, म्यांमार में याद रखना कि मामा के घर कौन रहेगी, मामी रहेगी। म्यांमार ना, म्यांमार में कौन रहेगा, मामी रहेगी, तो अरुणा मामी रहेगी। अरुणा का मतलब आज से अरुणाचल प्रदेश, अरु से पूरा क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और माँ से मणिपुर और मिजोरम। याद रहेगा आपको कि म्यांमार, मामा की जगह कौन रहेगी, मामी रहेगी, तो अरुणा मामी रहेगी। अरु का मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना का मतलब नागालैंड, माँ का मतलब मणिपुर और फिर मिजोरम। चलिए याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाकिस्तान फिल्म उद्योग के रूप में जाना जाता है, तो इसे क्या जाता है, जैसे हमारे इधर की जो इंडियन फिल्म रहती है वो क्या कहलाती है, बॉलीवुड कहलाती है, साउथ साइड की ट्रेलीवुड कहलाती है और हॉलीवुड कहलाती है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे क्या कहते हैं आप, तो इसे कहते हैं लॉलीवुड। आपको याद रहेगा, मस्त याद रखना है, वैसे ये चीज़ तो जरूर याद रखना, ठीक है। पाकिस्तान की फिल्म उद्योग को बोलते हैं लॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किस में लिखा था? तो मनुस्मृति किस में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कौन करेंगे, विलियम जोन्स करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 के दौरान टेनिस स्टार को प्रतिबंधित दबाव के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया। तो ये उस समय का क्वेश्चन था, अभी इसकी उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, मारिया शारापोवा। तो आपको इसका आंसर याद रख लेना, लेकिन अभी के इंपॉर्टेंट नहीं। ये क्या होता है, जब रिसेंटली आपको जो भी पेपर होते हैं उस समय अगर कोई प्लेयर है जिसको डोपिंग टेस्ट क्या होता है भाई, जिसने नशा ले लिया हो, या फिर नशा मतलब ऐसा नहीं कि वो नशा, ठीक है, उन लोग एक मेडिसिन खा लेंगे किस लिए, कि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाए ताकि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। जब उनका डोपिंग टेस्ट होता है तो उनके अंदर कुछ मतलब रहता है कि अगर ये पा लिया गया, मैग्नीशियम पाया, मतलब समझिए कि मैग्नीशियम या ये सारी चीज़ें कोई भी ऐसी तत्व पाया गया जिसको आप दवा के तौर पर बोल सकते हो, ड्रग्स के तौर पर बोल सकते हो, तो फिर वो उन्हें डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ होता है, जो उस समय डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाएगा, जो रिसेंटली बहुत वायरल होगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, जो उस समय न्यूज़ पे बना रहेगा, ठीक है। तो वो आपको अच्छी तरह से याद रखना कि डोपिंग टेस्ट में कौन फेल हुआ, कौन अव्वल आया, कौन क्या किया। तो ये सब करेंट का क्वेश्चन है, उस समय के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी के लिए बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंडोज़ 10 क्या है? तो विंडोज़ 10 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप याद रखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। विंडोज़ 10 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक कार की गति किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है, कौन बताता है कार की गति कितनी चल रही है? स्पीडोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर ये बताएगा कि गति किस पे चल रही है। ऑडोमीटर क्या बताएगा, ऑडोमीटर चल रही है कितना चल चुकी है, ठीक है।
स्पीडोमीटर ये बताएगा कितने की रफ्तार से चल रही है, और ऑडोमीटर क्या बताएगा कितना चल चुकी है। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि क्या होता है स्पीडोमीटर, क्या होता है ऑडोमीटर, ठीक है, क्या होता है डैशबोर्ड, क्या, ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बांग्लादेश मैच आयोजित किया गया 2016 T20, भारत कितने विकेट से जीता? तो 8 विकेट से जीता, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रादेशिक स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, क्या आप अपने राज कर सकते हैं, ठीक है, 1935 के अंतर्गत। ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में किस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा इसे किया गया था ना, इस कांड को वो किया गया था, पार्टी के द्वारा किया गया था। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है? मीठल शीतल पेय का प्रमुख घटक का मतलब समझिए कि मीठल शीतल पेय क्या बोलना चाहता है। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते तो मीठा होता है, वो कोल्ड ड्रिंक्स मीठे होते हैं ना, और शीतल का मतलब कोल्ड होते हैं, और पेय का मतलब ड्रिंक। तो ये जितने भी अपन सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इसमें क्या होता है, इसका मुख्य घटक क्या होता है? तो कार्बोनेट पानी होता है। इसके अंदर क्या रहता है? कार्बोनेट पानी। मतलब पानी तो रहता है लेकिन किससे कंप्रेस करके भरा रहता है? कार्बन से भरा रहता है, ठीक है। आपसे कल को यही क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी कोको कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे, तो ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स रहेंगे इसमें क्या मिला रहता है? तो आप बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके उधर पे भरा जाता है, तो उस कारण क्या रहता है कि मीठे रहता है और शीतल पेयजल रहता है, ठीक है। अब ये कार्बोनेट पानी का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। क्लब सोडा वाटर हो गया, स्पार्कलिंग वाटर हो गया, सिल्ट वाटर हो गया, ये सारे जो रहेंगे ना मीठे शीतल पेय, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक दाब में द्रवित किया जाता है, जिसे कार्बोनेशन कहते हैं, ठीक है। वही इसीलिए इस प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं, और ये जो पानी रहता है वो कार्बोनेट पानी कहला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन मेन्यू क्या है? तो ये क्या है? एक ऑप्शन और कमांड का सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पथरी गठन का कारण नहीं है? तो पथरी गठन आपको पता है कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा हो जाना, और ऐसी कोई चीज़ें लेना जो पथरी को और बढ़ा दे, ठीक है, वो सभी पथरी के कारण बनेंगे। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिक पानी पीना ये पथरी का कारण बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन भी देखकर कई चीज़ें समझ जाएंगे। तो अधिक पानी पीना पथरी का कोई कारण नहीं है कि पथरी होगी, ऐसा नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। सभी जानते होंगे कि अगर आपको हार्ट के बारे में, अच्छे फंक्शन के बारे में पूरा अच्छा प्रॉपर जानना हो तो आप इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र के पानी के अलवीकरण अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी में से एक है, ठीक है। तो आप याद रखें, जो बोलते हैं ना सॉल्ट वाटर, समुद्र का पानी सॉल्ट वाटर रहता है ना, लवण रहता है, तो उसको जब आप फिल्टर करते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं जो फिल्टर करवा रहे हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? जो फिल्टर करते हैं आप समुद्र के पानी को, तो उसके लवणों को अलग कर देते हैं, सॉल्ट को अलग करते हैं, तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? आसवन कहते हैं। क्या कहते हैं उस मेथड को? आसवन कहते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से याद रखेंगे। किस खगोल शास्त्र ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? तो प्लूटो ग्रह का पता लगाया था इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लूटो ग्रह पहले हमारे ग्रह में काउंट होता था, अब उसे क्या कर दिया गया 2006 में IAU के तहत क्या कर दिया गया? उसे बोने ग्रह में रख दिया गया। तो आप अच्छी तरह से याद रखना कि इसको कब अलग किया गया ग्रह की श्रेणी से? 2006 में किया गया। किसने किया? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनिट जो रहेगी उन्होंने किया, IAU ने किया 2006 में। और खोजा किसने था? किसने पता किया था कि ये ग्रह है? तो क्लाइमेट टॉम बग ने खोला था, ठीक है। क्लाइड टॉम बग ने इसकी खोज की थी। चलिए, हेलो धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष? आप ये बोल सकते हैं कि हेलो धूमकेतु कितने वर्ष के बाद अंतराल में दिखाई देता है? तो आप याद रखेंगे 76 वर्ष के अंतराल में। ऑप्शन में नहीं था 76 वर्ष, इसीलिए 75 वर्ष सही आंसर होगा, ठीक है, वरना 76 वर्ष ही आप याद रखना। विश्व वेटलैंड दिन हर साल कितनी फरवरी को मनाया जाता है? विश्व वेटलैंड का मतलब पानी की संरक्षित रखना और सारी चीज़ें। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया। जितने भी ये डेज है ना वो आपको मेनली याद रखना है, और कॉमन डेज तो आजकल सभी को याद होने वाले, कुछ एक्सेप्शनल डेज भी आपको याद रखने की कोशिश करना है। तो विश्व वेटलैंड डे, और जो रिसेंटली पेपर के टाइम अगर कुछ आया हो तो और अच्छे से याद रखना। विश्व वेटलैंड डे कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। वेटलैंड डे की थीम आ सकती है इंपॉर्टेंट। अभी की थीम, लास्ट ईयर की थीम क्या थी? क्लीन एंड ऐसी कुछ थी थीम है ना लास्ट ईयर की, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि 2020 की थीम क्या होगी? वेटलैंड एंड बायोडिवर्सिटी, ठीक है। तो ये अपने अभी की थीम रहेगी। गोलकुंडा किला किसके दौरान बनाया गया था?
तो गोलकुंडा किला किसके दौरान बनाया गया था? कुतुब शाही राजवंश के दौरान। ठीक है, हिस्ट्री के वन लाइन फैक्ट रहेंगे जो आपको पढ़ लेने अच्छी तरह से। आइसक्रीम में एक सेल्ट ब्लाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो जिलेटिन। आप देखते हैं ना आइसक्रीम में उसके हर एक कण आपस में सटे रहते हैं, बिल्कुल एकदम घुल मिल जाते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? सारे कण एक से रहेंगे, सारी जगह मिठास रहेगी, सारी जगह सारी, तो किसके तहत रहेगा? जिलेटिन। ठीक है, जिलेटिन का इसमें यूज किया जाएगा। दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, होमोजेनाइजेशन मतलब आप बोल सकते हैं संगामी मिश्रण, विसंगामी मिश्रण आपने पढ़ा होगा ना, तो उसी संगामी मिश्रण को ये होमोजेनाइजेशन कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है? ये एक भौतिक प्रक्रिया के रूप पर रहता है, भौतिक प्रक्रिया है संगामी मिश्रण। शिल्प एपनिया सोते समय किससे संबंधित हो? ये शिल्प एनीमिया जो है ना, जब सोते समय हम हमारे क्या होती है, सांसें प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो हम घर्राटे नहीं लेते, जो बोलते हैं ना घर्राटे मार के सोता है, तो जो स्लिप एपनिया है वो एक बीमारी का नाम है जिसे हम नॉर्मल भाषा में घर्राटे मारना बोलते हैं। इस समय क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाता है, तो वो फिर उसी समय हम क्या करते हैं, घर्राटे मारते हैं, तो उसी रोग को आप बोल सकते हो, उसी बीमारी को स्लिप एपिनिया कहा जाता है। तो बस वही लिखा हुआ है कि स्लिप एपिनिया सोते समय किससे संबंधित हो? खर्राटे मारने की जो प्रॉब्लम है उसे ही स्लिप एपिनिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फुटबॉल का खेल किसके रूप में भी जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे कि फुटबॉल का खेल किसके रूप में जाना जाता है? सॉकर। जो आप बोलते हैं ना फुटबॉल गेम, तो जनरली भाषा में हम उसे फुटबॉल बोलते हैं, लेकिन अगर आप उसे सॉकर गेम भी कहते हैं तो भी आपका कोई गलत आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो फुटबॉल का खेल सॉकर के रूप में जाना जाता है। और ये भी आप इन चीज़ों को ना वोकेबलरी में लाए, तब भी आपको ये अच्छी तरह से याद हो पाएगा। मतलब कितना याद रखेंगे, फॉरगेट होंगे, याद रखेंगे, तो जब तक आप पेपर क्लियर नहीं करते, आपकी जॉब नहीं लगती, तो आप इन सभी चीज़ों को याद करेंगे। तो किसी को और बताना कि हाँ फुटबॉल को सॉकर के रूप में जाना जाता है, सबको बताएं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। कोई भी ऑनलाइन डेमो है क्या है? एक प्रकार का ये गैर इंटरेक्टिव प्रोजेक्टेशन है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई जो नहीं बोलते, जीआई टैग मिला है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की सदियों से विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। किसकी भाई? उपज की। यहाँ पर सदियों से, बहुत पुराने समय से यहाँ पर ये मिल रहा है, वहाँ पर वो मिल रहा है। आपको सारे जीआई टैग पढ़ने हैं। ठीक है, रिसेंटली अगर कभी भी किसी को मिलता है तो वो सारे जीआई टैग आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बोलें कि एमपी में, तो एमपी का क्या है भाई? एमपी का क्या है? कड़कनाथ मुर्गा। कहाँ मिला है? झाबुआ को मिला है, या फिर ये बोल सकते हैं एमपी को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एमपी ये बताना चाहता है कि हमारे इधर ये जो कड़कनाथ मुर्गा है ना, वो वर्षों से मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जीआई टैग आपको मिल जाएगा। फिर रसगुल्ला कहाँ का फेमस है, हल्दी कहाँ की फेमस है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जीआई टैग के लिए। डेविस कप 2015 का फाइनल कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेल्जियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे डेविस कप 2015 बेल्जियम में आयोजित किया गया था। अगर वर्तमान में पूछेगा कि 2019 का कहाँ किया गया, तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी में किया गया था, जहाँ पर विजेता भी कौन रहेगा? स्पेन ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्च 2016 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में अप्रैल मई 2016 में निर्धारित विधानसभा चुनाव की घोषणा की? तो 5 राज्यों ने। ये उस समय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अधिक नज़दीकी से किससे संबंध है? तो ये किससे संबंध है? डॉपलर इफेक्ट से संबंध है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अधिक नज़दीकी से डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? तो डॉपलर इफेक्ट समझे क्या होता है? श्रोता मतलब सुनने वाला, और स्रोत मतलब जहाँ से भी हो रहे हैं, जहाँ से ध्वनि आ रही है, तो स्रोत और श्रोता के मध्य क्या होती है? आवाज़ धीमी भी जा सकती है। आवाज़ की जो आवृत्ति ना, जो आवाज़ जाने की आवृत्ति है, वो धीमी और तेज हो सकती है। तो यही जो आवृत्ति और फ्रिक्वेंसी, इसी को ही आप डॉपलर इफेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल समझिए, कि इसका यूज़ समझिए और एग्जाम्पल समझिए। जो सिग्नल्स हैं कि सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं। सैटेलाइट अगर कहाँ घूम रहा है तो वो कितनी दूर चल रहा है, क्या चल रहा है। जो रडार में यूज़ हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा? एक प्रकार से डॉपलर इफेक्ट ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट और भी समझिए। इसका एक और क्वेश्चन होगा, स्पीड गन बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक होता है रडार गन बोल सकते हैं। ठीक है, रडार गन किसके लिए यूज़ करते हैं? आपको क्वेश्चन आ सकता है ना कि रडार गन, ये भी डॉपलर इफेक्ट का एग्जाम्पल है। ये हमें लग रहा है कि इसका क्वेश्चन आना चाहिए फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि जनरली ये बच्चों से नहीं बन पाता है। आपसे बोला जाएगा कौन सा? स्पीड गन या फिर रडार गन। ठीक है, रडार गन। तो ये रडार गन का यूज़ क्या है? रडार गन का यूज़ है स्पीड के लिए। अगर कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है, अगर कोई गाड़ी बहुत तेज़ से जा रही है, और अगर ट्रैफिक वाले को ये पता करना है कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो ये रडार गन के यूज़ से उसको पता कर सकता है। रडार गन चलाएगा, रडार उसको जब
रिप्लाई में आएगा तो जो रिएक्ट करेगा उससे सिग्नल बाद में रिटर्न में आएगा तो वो ये बता देगा कि कितने की स्पीड से वो गाड़ी चल रही। तो इसका यूज़ रडार गन के लिए भी किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रडार गन हमारे व्यू में कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है फ्यूचर में। तो आप याद रखेंगे कि रडार गन किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पीड पता करने के लिए, वाहनों की तेज स्पीड पता करने के लिए, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस वाले इसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी डॉपलर इफेक्ट का ही एग्जांपल है। तो अभी आपको केवल याद रखना था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसके लिए, तो डॉपलर इफेक्ट के ही थ्योरम पे वो है, ठीक है, निर्भर। चलिए, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? हाँ, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। या आपकी लाइक और जो कमेंट है ना, वही हमें उत्साहित करती है कि हाँ आपको ये सारी वीडियो पसंद आ रही है, हम ऐसी वीडियो आपके लिए और बनाएं। तो इसीलिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।